हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मॉडल पेपर की। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास जो क्वेश्चन है ये वैसे क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में ये बार बार अंतराल के साथ दोहराते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे निरंतर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पिछले कुछ वर्षों में आपके एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग जरूर करेंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए सबसे बेहतर ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये खास करके क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए ही बनाया गया है। इसमें आपको हम करीब 20-25 क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन कराएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं एकदम जल्दी से। और इसमें से करीब 4-5 क्वेश्चन तो आपके बुक एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं, ऐसा आप मान करके चलेंगे। तो आइए ये हमारा पेन हो गया। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आप बताओ, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये सबको मालूम है किस प्रकार के छड़ का प्रयोग करेंगे विद्युत चुंबक। नरम लोहा का। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। तो आराम से हम यहाँ पर साइन कर देंगे कि नरम लोहा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो सीधे सीधे बताते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वह 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो ये आपको मालूम ही है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पे बनता है। आप लोग वीडियो को रोक दें और पहले आप आंसर अपने से बताएं, फिर हम जब आंसर पर टिक करेंगे तो आप मिलाने का प्रयास करें। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु यानी जो हम दूर की वस्तु देख सकते हैं वो हमारी अनंत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहीं पर कहता है कि निकट की बिंदु कितनी होती है, तो निकट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। देखिए, निकट की बात करता है तो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन दूर की बात करेगा तो अनंत होती है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। जीवाश्म ईंधन, देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है वो क्या है फ्रेंड्स? चलिए आप बताइए। अब जीवाश्म ईंधन हमसे कहाँ से मिलता है? नाभिकीय संलयन से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, सूर्य से मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से किसी भी से भी हमको जीवाश्म ईंधन नहीं मिलता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन से हमको क्या मिलता है? वो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। तो ये सब हमारे जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। जीवाश्म ईंधन में हमारा आता है जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी या कोयला जो है, ये सब जीवाश्म ईंधन में आता है। तो हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो आपको तो मालूम ही है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ये सारे लोग को मालूम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई देती है तो हम लोग उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होती है? निकट की नहीं दिखाई देती है और दूर की दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि समीकरण दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब इसमें हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हैं कि एक अभिकारक है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है। तो जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है तो उस समय प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी सॉरी ये गलत हो गया। उस समय हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है।
कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। यानी एक पदार्थ टूट करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाता है तो वियोजन अभिक्रिया होती है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आइए आगे हम लोग समझते हैं। करेगी साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपके बुक का ही प्रश्न है कि जब साग सब्जियां विघटित होती है और कंपोस्ट बनती है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि विजातीय यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर चूना पत्थर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खरिया भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। यानी इन तीनों का अगर हम बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक है, खरिया का भी यही होता है और संगमरमर का भी यही होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है CaSO4 ½ यानी अर्धहाइड्रेट इसको बोलते हैं, ये होता है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी कह रहा है कि क्षारक विलयन के लिए क्या होगा? तो आपको मालूम है कि क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये सबको मालूम है कि अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन होगा। देखिए अधातु की बात करेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन। लेकिन यही अगर धातु की बात करता है तो पारा होता, धातु की बात करता है तो पारा होता, और अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन होगा। फिर याद रखेंगे राइट आंसर ये होगा हमारा ब्रोमीन। सीसा और टीन, देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ये सबको मालूम है कि सीसा और टीन मिला करके क्या बना जाता है? स्टील का निर्माण होता है। सीसा और टीन मिला करके क्या बना जाता है? स्टील का निर्माण होता है। चलिए ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो आप पढ़े हैं कि ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, O डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ते हैं। यानी कौन से आबंध पाए जाते हैं? तो द्वि आबंध पाए जाते हैं, तो 2 आबंध पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आइए 2 आबंध पाए जाते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता वो होते हैं जो खाते हैं, ठीक है, जो उपज नहीं करते, जो खाने का काम करते हैं। तो देखिए जो जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर ये उपभोक्ता का काम करते हैं, यानी ये खाते हैं। हरे पेड़ पौधे तो देते हैं, लेकिन ये उपभोग का काम करते हैं। जंगली जानवर ये खाने का काम करते हैं। कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है? फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है? तो कवक, जितने भी कवक होते हैं ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ए नंबर इसका सही जवाब होगा। कवक कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कवक होते हैं स्वपोषी। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ये सबको मालूम है, मुकुलन द्वारा किस में होता है बाबू? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ये ईस्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है बाबू? मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो सबको मालूम है कि जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? फूलों से होती है। कहाँ से होती है? फूलों से होती है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? फूलों के द्वारा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे तो प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल और रबर ये कभी गलता सड़ता नहीं है। सड़ने का काम कौन करता है? केवल ये हमारा करता है सूखे घास पत्ते, सूखे घास पात और पत्ते। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमने 20 प्रश्न कराया और ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न था। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रयास ये करेंगे कि सारे प्रश्नों को बार बार वीडियो को देखेंगे और इसे क्रैक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम इसी तरह से और भी क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।